डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किस प्रकार रिमोट सेंसिंग में हमारी सहायता करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के मुख्य कौन कौन से पार्ट्स हैं। हम स्टार्ट करेंगे परिभाषा से। सबसे पहले ये समझिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है। विद्यार्थी, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं कि सूर्य से निरंतर ऊर्जा निकल रही है, और सूर्य से जो निरंतर ऊर्जा निकल रही है इसका जो अधिकांश भाग है वो वेव्स के रूप में निकल रहा है। ये डायग्राम में देखिए, सूर्य से ऊर्जा निकल रही है, इसका अधिकांश भाग वेव में निकल रहा है। यानी कौन सी ऊर्जा निकल रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रही हैं, जो वो वेव्स के रूप में निकल रही हैं। और जो ये वेव्स होती हैं, ऊर्जा की जो वेव्स होती हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं, इनकी लंबाई में बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है। कुछ तो बहुत छोटी होती हैं और कुछ बहुत बड़ी होती। कितनी छोटी? 1 नैनोमीटर से भी कम, और कुछ 1 मीटर से भी लंबी होती है। अब न केवल इनकी लंबाई में भिन्नता पाई जाती है, बल्कि इनकी आवृत्ति में भी भिन्नता पाई जाती है। तो इस प्रकार जो सूर्य से निरंतर ऊर्जा निकल रही है, जो कि वेव्स में निकल रही है, और इन वेव्स की लंबाई में और आवृत्ति में जो भिन्नता पाई जाती है, तो इस प्रकार की समस्त किरणपुंज को विभिन्न, जिनकी विभिन्न लंबाइयां हैं और जिनकी विभिन्न आवृत्तियां हैं, तो इस प्रकार की किरणें जो विभिन्न लंबाइयों की है और विभिन्न आवृत्तियों की है, इस प्रकार की समस्त किरणों को, सभी किरणों को मिलाकर, या ये कह लीजिए समस्त किरणपुंज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये परिभाषा लिखिए, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। विभिन्न किरण लंबाइयों तथा विभिन्न किरण आवृत्तियों वाले समस्त किरणपुंज को ईएमएस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, या विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, या विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम कहा जाता है। अगर इसको बिल्कुल सरल शब्दों में मैं समझाऊं, वास्तव में क्या है ये, अगर हम इसकी फैमिली से तुलना करें, अपनी फैमिली से तुलना करें, तो फैमिली में छोटे बड़े सदस्य होते हैं, कुछ की लंबाई ज्यादा होती है, कुछ की लंबाई कम होती है। तो ये भी एक प्रकार से किरणों की फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है। यानी जैसे परिवार में छोटे बड़े अनेक सदस्य होते हैं, इसी प्रकार जो सूर्य से ऊर्जा निकलती है उसमें छोटी बड़ी अनेक किरणें होती हैं, और न केवल छोटी बड़ी अनेक किरणें होती हैं, इन किरणों की आवृत्ति में भिन्नता होती है। तो इस प्रकार का जो किरणों का परिवार है, इस प्रकार का जो किरणों का पुंज है, वो कहलाता है स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इसमें एक जो जैसे किरण की लंबाई शब्द आया है, ये बिल्कुल मैं क्लियर कर दूं, किरण की लंबाई क्या होती है या तरंग की लंबाई क्या होती है। देखिए, इस प्रकार ये वेव चलती है, ये ऐसे वेव के चलने का पथ है, ये ऐसे चल रही है ये। तो एक बार क्रेस्ट आता है, फिर क्रेस्ट, तो क्रेस्ट से क्रेस्ट तक की जो लंबाई होती है, ये होती है वेवलेंथ, या ट्रफ से ट्रफ तक की लंबाई वेवलेंथ कह लीजिए, या क्रेस्ट से क्रेस्ट तक की लंबाई वेवलेंथ कह लीजिए, बात एक ही है। यानी वेवलेंथ क्या हुई? लेंथ फ्रॉम क्रेस्ट टू क्रेस्ट और लेंथ फ्रॉम ट्रफ टू ट्रफ, ये है वेवलेंथ। एक शब्द और आया है यहाँ, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अब ये क्रेस्ट है, इस क्रेस्ट तक एक साइकिल पूरा हो जाता है वेव का, क्रेस्ट टू क्रेस्ट एक साइकिल। नेक्स्ट साइकिल देखिए, ये ए क्रेस्ट है, ए शिखर है, ये बी शिखर है, ए से बी शिखर तक एक साइकिल, बी से ई शिखर तक दूसरा साइकिल। अगर नीचे ट्रफ से भी ले, या ट्रफ से ले सकते हैं, इस ट्रफ से इस ट्रफ तक एक साइकिल है। यानी इसको एक प्रकार से हम वेवलेंथ भी कह सकते हैं। यानी अब हम पढ़ क्या रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं कि आवृत्ति क्या होती है। आवृत्ति में पहले साइकिल समझना है। साइकिल क्या है कि क्रेस्ट टू क्रेस्ट एक साइकिल पूरा हो गया, या ट्रफ टू ट्रफ एक साइकिल पूरा हो गया।
तो इस प्रकार जो फ्रीक्वेंसी क्या है, किसी बिंदु से, मान लीजिए कोई ये बिंदु है, ये बिंदु है, इस बिंदु से 1 सेकंड में कितने साइकिल पास हो जाएंगे, यानी किसी बिंदु से प्रति सेकंड पास होने वाले साइकिल की संख्या कहलाती है तरंग की आवृत्ति। नंबर ऑफ साइकिल्स पासिस थ्रू ए पॉइंट पर सेकंड, ये इसमें मैंने लिख भी दिया है। अच्छा, इसमें ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि जितनी छोटी वेव होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होगी, लंबी वेव होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। ये जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, इसकी यूटिलिटी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रिमोट सेंसिंग में सहायता करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को सेंसर डिटेक्ट करते हैं और सेंसर डिटेक्ट करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की सहायता से डेटा का कलेक्शन होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का सारा भाग हमारी आंखें नहीं देख पाती, केवल इसका छोटा सा पार्ट जिसको हम दृश्य प्रकाश खंड कहते हैं या विजिबल लाइट कहते हैं, उसी को हमारी आंखें देख पाती हैं। सारे के सारे स्पेक्ट्रम को हमारी आंखें देखने में सक्षम नहीं है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अगर स्पेक्ट्रम शब्द आए तो इसका मतलब समझ लेना बार बार में कि EMS इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम 7 भागों में बांट सकते हैं, और ये जो 7 भाग हैं क्लियर कट नहीं है, बल्कि ये अच्छा, ये बेस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ वेव, यानी तरंग लंबाई के आधार पर स्पेक्ट्रम को, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम 7 भागों में बांट सकते हैं। और ये जो 7 भाग हैं ये बिल्कुल क्लियर कट नहीं है, बल्कि ये जो भाग है आपस में ओवरलैप करते हैं। पहला है गामा किरण प्रदेश। गामा किरण प्रदेश में सबसे कम लंबाई की तरंगें होती हैं। इसमें तरंग की लंबाई 0.03 नैनोमीटर से भी कम होती है। एक्सरे प्रदेश में जो तरंग की लंबाई है 0.03 नैनोमीटर से लेकर 30 नैनोमीटर तक। पैराबैंगनी किरण प्रदेश में तरंगों की लंबाई 0.03 माइक्रोमीटर से लेकर 0.4 माइक्रोमीटर तक होती है। इसी प्रकार दृश्य किरण प्रदेश में यह लंबाई 0.4 माइक्रोमीटर से लेकर 0.7 माइक्रोमीटर तक होती है। अवरक्त किरण प्रदेश में 0.7 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होती है। लघु तरंग प्रदेश में किरण की लंबाई 1 मिलीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक होती है, और रेडियो तरंगों की लंबाई 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अब यहाँ ये आए हैं शब्द नैनोमीटर और माइक्रोमीटर। इसको म्यू शब्द भी है, म्यू ये जो सिंबल है म्यू का है। ये क्या होते हैं? नैनोमीटर क्या होते हैं, माइक्रोमीटर क्या होते हैं? इस टेबल में मैंने स्पष्ट किया है इसको। इस टेबल को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब नैनोमीटर शब्द आया है, नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹, यानी नैनोमीटर का कितना लंबा होता है? 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा। माइक्रोमीटर कितना होता है? 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा। ये नैनोमीटर और माइक्रोमीटर जो आए हैं मैंने टेबल में दे दिए हैं, आप इनको नैनोमीटर। NM लिखा है, NM का अर्थ है नैनोमीटर। म्यू M का अर्थ लिखा है माइक्रोमीटर। ये म्यू M माइक्रोमीटर। तो ये यहाँ जो आया था NM म्यू M, तो ये मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ दे दी है। अब यहाँ 7 प्रदेश बताए थे, पहला प्रदेश है। अब देखेंगे किस प्रदेश की रिमोट सेंसिंग में यूटिलिटी है, किसकी नहीं है। सबसे पहले गामा किरण प्रदेश। गामा किरण प्रदेश में तरंगों की लंबाई बताइए। हर किरण प्रदेश में तरंगों की लंबाई बतानी है। गामा किरण प्रदेश में तरंगों की लंबाई 0.03 नैनोमीटर से भी कम होती है। ये जो गामा किरणें हैं
जब ये अंतरिक्ष से वायुमंडल में प्रवेश करती हैं धूलिकणों द्वारा, जलवाष्प द्वारा, गैसेस द्वारा, इनका अवशोषण कर लिया जाता है। ये नीचे ऊपर अंतरिक्ष से नीचे वायुमंडल है, ये यहाँ वायुमंडल है। जब ये वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो इनका अवशोषण कर लिया जाता है धूलिकण, जलवाष्प या गैसों द्वारा। और जब इनका अवशोषण ही हो गया, ये ऑब्जेक्ट तक पहुंची ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट तक पहुंची ही नहीं, ऑब्जेक्ट को प्रकाश युक्त ही नहीं किया, जब ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंची तो ऐसी स्थिति में ऑब्जेक्ट को विकिरण की प्राप्ति नहीं हुई। जब विकिरण की प्राप्ति ऑब्जेक्ट को नहीं हुई तो ऐसी स्थिति में इस खंड में यानी ईएमएस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के गामा किरण खंड में या गामा हिस्से में रिमोट सेंसिंग का काम नहीं हो सकता। दूसरा किरण प्रदेश है एक्सरे किरण प्रदेश। एक्सरे किरण प्रदेश में तरंगों की लंबाई 0.03 नैनोमीटर से लेकर 30 नैनोमीटर तक है। गामा किरण प्रदेश की भांति एक्सरे किरण प्रदेश की भी ज्यादा जो तरंगे हैं, जो वेव्स हैं, उनका अवशोषण वायुमंडल में विभिन्न गैस, धूलिकण, जलवाष्प द्वारा कर लिया जाता है। तो ये किरणें भी ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंचती, लक्ष्य तक नहीं पहुंचती। तो लक्ष्य तक नहीं पहुंच तो सीधा सा अर्थ है जो तरंगे लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगी, तो ऐसी स्थिति में रिमोट सेंसिंग का काम इस खंड में भी या जहां भी जिस खंड में भी किरणें ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंचेंगी वहां पर रिमोट सेंसिंग काम नहीं हो सकता। तीसरा किरण प्रदेश है पैराबैंगनी किरण प्रदेश। पैराबैंगनी किरण प्रदेश में भी लगभग 90% जो तरंगे हैं, 90% जो किरणें हैं, या इसका पैराबैंगनी किरण खंड का 90% हिस्सा रिमोट सेंसिंग के काम नहीं आता, केवल 10% हिस्सा ही, यानी इस खंड का 10% ही विकिरण धरती पर ऑब्जेक्ट के पास पहुंचता है। तो इस प्रकार पैराबैंगनी किरण खंड में भी केवल बहुत ज्यादा रिमोट सेंसिंग का काम नहीं होता, बहुत थोड़ा रिमोट सेंसिंग का काम होता है। इसमें जो पैराबैंगनी किरण खंड में या पैराबैंगनी किरण प्रदेश में जिन किरणों की लंबाई 0.3 माइक्रोमीटर से लेकर 0.3 माइक्रोमीटर तक है, इतनी लंबाई वाली किरणों का तो वायुमंडल द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। अतः पैराबैंगनी किरण खंड में इस लंबाई की किरणें को जो 0.3 माइक्रोमीटर से लेकर 0.3 माइक्रोमीटर तक की जो लंबाई का प्रदेश है, वहां बिल्कुल भी रिमोट सेंसिंग का काम नहीं हो सकता। रिमोट सेंसिंग का काम कौन सा हिस्सा करता है? पैराबैंगनी किरण खंड में कुछ किरणें ऐसी होती है जिनकी लंबाई 0.3 माइक्रोमीटर से लेकर 0.4 माइक्रोमीटर तक होती है। तो ये 0.3 माइक्रोमीटर से लेकर 0.4 माइक्रोमीटर तक की लंबाई की किरणें धरती पर पहुंचती हैं। इस खंड की एक विशेषता और है, यहां पर स्कैटरिंग बहुत होता है किरणों का। अच्छा, ये समझाया भी गया है नीचे डायग्राम में। इसमें यानी इसको जो पैराबैंगनी किरण खंड का जो प्रदेश जहां रिमोट सेंसिंग का काम होता है उसे फोटोग्राफिक बैंड कहा जाता है। फोटोग्राफिक बैंड कहा जाता है, यानी इतने में तो होता ही नहीं है, आगे इतने में होगा तो इसको फोटोग्राफिक बैंड कहा गया। फोटोग्राफिक बैंड को यहाँ क्लियर आगे डायग्राम में दिखाया गया। यानी फोटोग्राफिक बैंड में किरण की लंबाई, जैसे कि पहले भी आ गया है, वो तो रिपीटेशन में बता रहा हूँ कि 0.3 माइक्रोमीटर से 0.4 माइक्रोमीटर तक होते हैं। तो फोटोग्राफिक बैंड जिसमें किरणों की लंबाई 0.3 से 0.4 माइक्रोमीटर तक होती है, वहां पर ही रिमोट सेंसिंग का काम होता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया है कि टोटल जो पैराबैंगनी किरण है उनका केवल 10% ही धरती पर पहुंचता है, बाकी 90% जैसे कि ये जो एरिया है सारा का सारा अवशोषित कर लिया जाता है वायुमंडल द्वारा। इसमें रिमोट सेंसिंग के लिए जरूरी है कि हाई क्वालिटी के लेंस हो। क्यों लेंस हो हाई क्वालिटी के? क्योंकि इस प्रदेश में, पैराबैंगनी किरण प्रदेश में बहुत ज्यादा स्कैटरिंग होती है, यानी एनर्जी ऑब्जेक्ट के पास तो पहुंच जाती है परंतु बहुत ज्यादा स्कैटरिंग होती है। विद्यार्थियों, इसमें जो अल्ट्रावायलेट का जो फोटोग्राफिक बैंड है, यानी फोटोग्राफिक बैंड वो बैंड है जिसमें किरण की लंबाई 0.3 से 0.4 माइक्रोमीटर तक है। ये कैल्साइट और फ्लोराइड
से बहुत अच्छी तरह रिफ्लेक्ट होता है, यानी कैल्साइट जहां होगा, फ्लोराइड जहां होगा तो रिफ्लेक्शन बहुत बढ़िया होगी। तो इसलिए कैल्साइट और फ्लोराइड की खोज में ये पैराबैंगनी खंड काम आता है। आगे है दृश्य प्रदेश। ये जो दृश्य प्रदेश है जिसमें हम देख पाते हैं, जिसमें अन्य प्रदेशों में हम अन्य प्रदेशों को हम नहीं जान पाते, जो हमारी आंखें देख पाती हैं या काम कर पाती हैं, वो दृश्य प्रदेश में ही काम कर पाती हैं, यानी इस प्रदेश में ही हमारी आंखें काम करती हैं। तो ये जो दृश्य प्रदेश है ये सबसे उपयुक्त क्षेत्र है रिमोट सेंसिंग के लिए, सबसे उपयुक्त जोन है। इसमें किरणों की लंबाई 0.4 माइक्रोमीटर से लेकर 0.7 माइक्रोमीटर तक होती है। और इस खंड में भी, किस खंड में, दृश्य प्रदेश खंड में या विजिबल रीजन में भी 3 बैंड हैं, एक ब्लू बैंड, एक ग्रीन बैंड, एक रेड बैंड। ब्लू बैंड की लंबाई 0.4 माइक्रोमीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक होती है। ग्रीन बैंड में तरंगों की लंबाई 0.5 से 0.6 माइक्रोमीटर तक, और रेड बैंड में तरंगों की लंबाई 0.6 माइक्रोमीटर से लेकर 0.7 माइक्रोमीटर तक होती है। और इसमें भी यद्यपि पूरा का पूरा बैंड रिमोट सेंसिंग के अन्य खंडों की तुलना में सबसे ज्यादा यहाँ रिमोट सेंसिंग का काम हो सकता है, परंतु इन 3 बैंड में, दृश्य प्रकाश के 3 बैंड में सबसे ज्यादा जो रिफ्लेक्ट होती है जो किरणें, ये ग्रीन बैंड से होती हैं। तो ग्रीन बैंड यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्रदेश में रिमोट सेंसिंग के लिए। और इसमें चाहे एटमॉस्फेरिक प्लेटफार्म हो या स्पेस में लगा प्लेटफार्म हो, दोनों रीजन में रिमोट सेंसिंग का काम हो सकता है। अगला बैंड है, अगला जो स्पेक्ट्रम प्रदेश है वो है इंफ्रारेड वेव रीजन, अवरक्त तरंग प्रदेश। अवरक्त तरंग प्रदेश में तरंगों की लंबाई 0.7 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होती है। इस खंड में एनर्जी और ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन में, एनर्जी और ऑब्जेक्ट के अंतक्रिया में बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है। इसमें बहुत सारी एटमॉस्फेरिक विंडो हैं। एटमॉस्फेरिक विंडो क्या होती हैं? स्पेक्ट्रम, किसी स्पेक्ट्रम का वो प्रदेश जो रिमोट सेंसिंग के काम आता है, जिस प्रदेश के माध्यम से जो किरणें हैं, वेव्स हैं, तरंगे हैं, धरती तक पहुंच जाती हैं और वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती हैं, वो एटमॉस्फेरिक विंडो है। यानी इसमें एक एटमॉस्फेरिक विंडो नहीं है, कई एटमॉस्फेरिक विंडो हैं और जगह जगह अवशोषण बैंडों से वो अलग होती हैं। अब इस इंफ्रारेड को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक परावर्तित अवरक्त। अब पूरे बैंड में किरण की लंबाई बताई थी 0.7 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक। इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। इसमें जो परावर्तित अवरक्त और तापीय अवरक्त, परावर्तित अवरक्त में बैंड में किरणों की लंबाई 0.7 माइक्रोमीटर से लेकर 3 माइक्रोमीटर तक होती है, और दूसरे तापीय अवरक्त बैंड में तरंगों की लंबाई 3 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होती है। अब हम इसको लेंगे पहले नंबर पर, परावर्तित अवरक्त बैंड में रिमोट सेंसिंग का काम मामला क्या है। अब इसको यहां से काटकर नीचे ले लेते हैं, यानी परावर्तित अवरक्त बैंड। परावर्तित अवरक्त बैंड यहां दिखाया गया है, यानी 0.7 माइक्रोमीटर से लेकर 3 माइक्रोमीटर, इतना ही तो था, 0.7 माइक्रोमीटर से लेकर 3 माइक्रोमीटर तक इसमें बताया था। अब इसमें परावर्तित अवरक्त बैंड में भी पूरा का पूरा जोन रिमोट सेंसिंग नहीं हो पाती, पूरे के पूरे जोन में। इस परावर्तित अवरक्त बैंड में भी जहां तरंगों की लंबाई 0.7 म्यूएम से लेकर 0.9 म्यूएम तक है, केवल उसी प्रदेश में, उसी तरंग प्रदेश में रिमोट सेंसिंग का काम होता है। बाकी जो बचा हुआ प्रदेश है जहां तरंगों की लंबाई 0.4 म्यूएम से लेकर 0.9 म्यूएम से लेकर 3.0 म्यूएम तक है, वहां पर रिमोट सेंसिंग का काम नहीं हो सकता। और यहां जो रिमोट सेंसिंग का काम है, जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है उसके माध्यम से होता है। इस जोन में टेम्परेचर का सेंसिंग नहीं होता, ये टेम्परेचर से संवेदन का काम नहीं होता, जो कि अगले जोन में होता है। यानी इसके 2 भाग बताए थे,
अवरक्त तरंग प्रदेश के दो भाग बताए थे। पहला भाग बताया था परावर्तित अवरक्त, दूसरा भाग बताया था तापीय अवरक्त। अब इस हिस्से को लेते हैं हम, इस हिस्से को लेते हैं तापीय अवरक्त। तापीय अवरक्त बैंड में तरंगों की लंबाई डायग्राम में ये ले लेते हैं। ये है तापीय अवरक्त बैंड, 3 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक है। और अगर इसके नाम का विश्लेषण करें, नाम के अनुसार इसका क्या है, इसमें जो संवेदन का काम है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वस्तु के जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इस बैंड में जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है वो संवेदन के काम नहीं आती, बल्कि जो ऊष्मा निकलती है ऑब्जेक्ट से, संवेदक उस ऊष्मा को सेंस करता है, उस ऊष्मा का संवेदन करता है, उस ऊष्मा का संवेदन करने के पश्चात वो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है, उसके गुणधर्मों को आइडेंटिफाई करता है। अब इस प्रदेश में भी हर जगह रिमोट सेंसिंग नहीं हो सकता। केवल रिमोट सेंसिंग का काम, यद्यपि इस प्रदेश में जो तरंगों की लंबाई 3 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक है, इसमें रिमोट सेंसिंग का काम 3 माइक्रोमीटर से लेकर 5 माइक्रोमीटर के क्षेत्र में, 8 माइक्रोमीटर से लेकर 14 माइक्रोमीटर के क्षेत्र में, इन 2 क्षेत्र में होता है। अब देखा जाए, इसमें 2 क्षेत्र ये हैं रिमोट सेंसिंग के। अब यहाँ ये कौन सा बैंड आया, इस बैंड में अवशोषण हो गया किरणों का, यानी इस बैंड के में तरंगे धरती पर नहीं पहुंचती, इस बैंड में अवशोषण हो गया, और इस बैंड में भी अवशोषण हो गया। किसने कर लिया अवशोषण? एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स ने, वायुमंडल में जो जलवाष्प हैं, धूलिकण हैं, गैसें हैं, उनके कणों ने कर लिया। तो जब रिमोट ट्रांसमिशन ही नहीं होता एनर्जी का, चाहे ये बैंड हो, चाहे ये बैंड हो, चाहे ये बैंड हो, ऐसी स्थिति में इनमें रिमोट सेंसिंग का काम नहीं होता। और पीछे कहा था ना एटमॉस्फेरिक विंडो क्या है, अब यहाँ ये जो क्षेत्र है ये एटमॉस्फेरिक विंडो कहलाएगा, ये क्षेत्र एटमॉस्फेरिक विंडो कहलाएगा। क्यों विंडो कहलाएगा? भाई इस विंडो के माध्यम से ही हम ऑब्जेक्ट को सेंस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का संवेदन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी ले रहे हैं। यहाँ इस बैंड में जानकारी नहीं मिलती, यहाँ जानकारी मिल गई। विंडो क्या होता है वास्तव में? एक खिड़की तो होती है जहां से अंदर का नजारा दिखाई देता है। तो इस प्रकार के ये जो रेंजेस हैं, वेव्स की रेंजेस हैं, इन रेंज में रिमोट सेंसिंग का काम हो सकता है। नेक्स्ट है लघु तरंग प्रदेश। लघु तरंग प्रदेश में जो तरंगों की लंबाई है 1 मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर तक होती है। ये जो लघु तरंग प्रदेश में जो तरंगे हैं, ये धुंध से भी गुजर सकती हैं, कोहरे से भी गुजर सकती हैं, हल्की वर्षा से, अंधेरे से। ये सारे इन स्थितियों में, यानी अगर बैड वेदर हो उस समय भी, ये बैड वेदर की स्थिति में भी बैड वेदर से होकर गुजर सकती है। लघु तरंग प्रदेश में स्कैटरिंग बहुत कम होती है, और इसका परिणाम ये होता है जब स्कैटरिंग कम होगी, और ऐसी स्थिति में जब ये धुंध के समय, कोहरे के समय, हल्की वर्षा और अंधेरे के समय काम करेंगी, और तो इसका परिणाम है दिन को, रात को, किसी भी समय रिमोट सेंसिंग का काम, चाहे मौसम खराब है, चाहे बादल हैं, रिमोट सेंसिंग का काम इस खंड में नहीं रुकता। इस खंड में रिमोट सेंसिंग का काम, चाहे वो प्लेटफॉर्म अंतरिक्ष में हो, चाहे वायुमंडल में हो, दोनों प्लेटफॉर्मों से इस खंड में सुदूर संवेदन का काम हो सकता है। और जो हमारा रडार है इसी प्रदेश में काम करता है, लघु तरंग प्रदेश में काम करता है, इसीलिए रडार कहते हैं, चाहे बादल हो, धुंध हो, अंधेरा हो, हर समय संवेदन का काम करता रहता है। आगे है रेडियो तरंग प्रदेश। रेडियो तरंग प्रदेश में किरणों की लंबाई सबसे ज्यादा होती है, यहाँ तरंगों की लंबाई 100 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। और जो रेडियो तरंगे हैं वो मूल रूप से जो टेलीकम्युनिकेशन है, दूरसंचार के साथ जो अपनी व्यवस्था है उसमें काम आती है। तो ये था आपका टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन कौन से पार्ट हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का कौन कौन सा हिस्सा सुदूर संवेदन में काम आता है। इस टॉपिक में आपको सबसे पहले परिभाषा देनी है, परिभाषा के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के पार्ट्स लिखने हैं, और पार्ट लिखने के बाद प्रत्येक पार्ट में तरंगों की लंबाई और प्रत्येक पार्ट का रिमोट सेंसिंग में योगदान है
या नहीं, ये इसमें देना है। थैंक्स।